क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ताकतें ऐसे घुसपैठियों को बसाने में लगी हैं जो आपके बच्चे से उसकी स्कूल की सीट, आपके राशन से उसका हिस्सा और आपके देश से उसकी पहचान छीनना चाहते हैं। और डरावनी बात यह है, इन्हें बसाने की प्लानिंग भारत में ही बैठा एक गैंग कर रहा है जिन्हें हम एक्टिविस्ट समझा करते थे। नाम सुनिए, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, तीस्ता सीतलवाड़, अरुंधति रॉय और कई ऐसे चेहरे जो आपके अधिकारों को बेचकर घुसपैठियों के लिए संविधान में जगह मांग रहे हैं। और अब समय आ गया है इस पॉइंट 5 फ्रंट के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है। और दुश्मन इस बार बॉर्डर पार से नहीं, अंदर से है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि भारत सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को समुद्र में ढकेल दिया। पत्रकार अभिषेक सेमवाल, जो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट इस केस पर की थी। आइए उस रिपोर्ट के कुछ अंश देखते हैं। 40 बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस उनके देश की तरफ डिपोर्ट किया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो जाती है जिसको प्रेजेंट करते हैं कॉलिन गोंजाल्विस, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भारतीय नौसेना ने उसको और अन्य 42 रोहिंग्या घुसपैठियों को अंडमान सागर में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उन्हें वापस रखा जाए और साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजा देकर रहने की अनुमति भी दी जाए। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि हम रोहिंग्या शरणार्थी की जगह घुसपैठिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार रोहिंग्या या किसी अन्य शरणार्थी का दर्जा नहीं देती है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा। याचिका में कहानी कुछ इस प्रकार बताई गई कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने 40 से अधिक रोहिंग्या को बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के बहाने हिरासत में लिया गया। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल थे। इन्हें कथित तौर पर दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 24 घंटे से अधिक समय तक रखा गया। ये इनकी कहानी है। इसके बाद उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया जहां उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और हाथ बांधकर नौसेना के जहाज पर ले जाया गया। जहाज ने अंडमान सागर पार करने के बाद शरणार्थियों को लाइफ जैकेट देकर समुद्र में फेंक दिया और उन्हें म्यांमार के एक द्वीप की ओर तैरने के लिए मजबूर किया गया। ये याचिकाकर्ता की कहानी है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं। अब कहानी सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई कॉलिन गोंजाल्विस, ये कहानी तुम कहां से लेकर आ गए, वो भी खास कर तब जब देश ऐसे कठिन समय से गुजर रहा है। जस्टिस कांत ने इस याचिका को बड़ी खूबसूरती से गड़ी हुई कहानी करार देते हुए कहा कि आप हर दिन एक नई कहानी कहां से लेकर आ जाते हैं। इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल तो है ही नहीं। कोर्ट ने कॉलिन गोंजाल्विस से पूछा कि आप दिल्ली में बैठे अंडमान तट से समुद्र में फेंके जाने की जानकारी आपको कैसे मिल गई। कॉलिन गोंजाल्विस ने इस पर तर्क दिया कि उन्हें म्यांमार तट से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था। अब इस पर जस्टिस कांत ने पूछा कि किसने वेरीफाई किया भाई कि कॉल म्यांमार से है। भारत में बैठे साइबर अपराधी अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई आदि नंबरों से कॉल करते रहते हैं। इसे किसने वेरीफाई किया कि कॉल म्यांमार से आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहले सबूत दिखाएं, हमने ऐसी कहानियां बहुत पढ़ी हैं। अब इस पर कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे हैं। अब इन यूएन रिपोर्ट्स के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बाहर बैठे लोग हमारे अधिकार और हमारी संप्रभुता को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। यानी सामान्य शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलिन गोंजाल्विस से कहा कि बाहर की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या फैसले हैं, इसे आप प्रिंट आउट निकालिए। और सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत होने के बाद भी कॉलिन गोंजाल्विस का जी नहीं भरा। अपना एजेंडा फैलाने के लिए फिर उन्होंने 19 मई को एक प्रो रोहिंग्या इवेंट में भाग लिया जहां प्रशांत भूषण और हर्ष मंदर जैसे लोग भी मौजूद थे। प्रशांत भूषण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। An attack on Team Anna member and senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan. अपने चैम्बर में पेले जाने के लिए मशहूर प्रशांत भूषण पर हमने हाल ही में एक रिपोर्ट की थी कि कैसे डीप स्टेट भारत में अपनी मीडिया ट्रेनिंग के लिए प्रशांत भूषण की संस्था से मदद ले रहा है। आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहिंग्या मुद्दे पर प्रशांत भूषण और उनकी संस्था ने कैसी ट्रेनिंग दी होगी मीडिया कर्मियों को। अब आती है बारी हर्ष मंदर की। इस व्यक्ति पर भी हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं। हमारी पुरानी ऑडियंस को शायद अच्छे से इसका बैकग्राउंड कंठस्थ भी हो गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। हर्ष मंदर राहुल गांधी की माता श्री सोनिया गांधी के इनर सर्कल का हिस्सा रहे हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या फिर एनएसी एक ऐसी संस्था जो यूपीए काल में कैबिनेट के समानांतर चलती थी। इसकी चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी और इसमें हर्ष मंदर भी एक सदस्य थे। इस एनएसी के कर्म जानेंगे तो आप सोनिया और मंदर को कोसे बिना रह नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान एंटी कम्युनल वायलेंस बिल के ड्राफ्ट में एनएसी का हाथ था। इससे यह होता कि किसी भी दंगे में बहुसंख्यक हिंदुओं को ही दोषी माना जाता। हालांकि ये बिल कभी पास नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए, इस बिल का मसौदा तैयार करने वालों में से एक हर्ष मंदर अब हर दिन रोहिंग्या प्रेम में व्यतीत करता है। क्या हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं। और इसमें उसका सहयोगी है कॉलिन गोंजाल्विस। एक ट्वीट करता है तो दूसरा कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है। कॉलिन गोंजाल्विस के बारे में अगर बताऊं तो ये व्यक्ति विवादित केस लड़ने में कपिल सिब्बल को टक्कर देता है। रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर तो ये विशेष तौर पर काफ़ी एक्टिव रहता है। मित्रों, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ एडिशनल जानकारी शेयर करता हूँ। जो हालिया केस था रोहिंग्याओं को समुद्र में खदेड़ देने का, वह लड़ा तो कॉलिन गोंजाल्विस ने था, पर वह एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका नाम है रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। नाम से ही सब कुछ झलक रहा है।
कुछ समय पहले इसी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में सुख सुविधाएं मिले, जैसे कि स्कूली शिक्षा, मुफ्त इलाज, सस्ता अनाज इत्यादि। और मित्रों, यह अर्जी भी कॉलिन गोंजाल्विस ने ही डाली थी। तो हमने संस्था पर थोड़ा रिसर्च की। एक्स यूजर स्टॉप हिंदू एड एडवोकेसी नेटवर्क ने भी इस पर एक थ्रेड डाला है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इसे हम कहेंगे R4R। इसकी स्थापना 2017 में ही की गई थी। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो खुद को गैर सरकारी और गैर लाभकारी बताता है। इसे फंड मिलता है ग्लोबल स्टेटलेसनेस फंड से, जो कि नीदरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट ऑन स्टेटलेसनेस एंड इंक्लूजन का प्रोजेक्ट है। इस फंडिंग की जड़ में है UNHCR, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, कनाडा सरकार की ग्लोबल रेफ्यूजी स्पॉन्सरशिप इनिशिएटिव। जैसे ही सोरोस की फंडिंग 2016 में शुरू हुई, ठीक अगले साल यानी कि 2017 में R4R बना दिया गया। ग्लोबल स्टेटलेसनेस फंड और इंस्टीट्यूट ऑन स्टेटलेसनेस दोनों को फंड कौन करते हैं? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन के बारे में आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि इसे CIA का दाहिना हाथ माना जाता है, यानी रेजिम चेंज में एक माहिर सिपाही। अब बात करते हैं R4R में कौन कौन काम करता है। सबसे पहले नाम है अली जौहर, जो 2005 में भारत आया था और R4R का सलाहकार है। वह रेफ्यूजीज इंटरनेशनल का पूर्व फेलो रह चुका है, जिसकी फंडिंग OSF और रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड से होती है। अली जौहर फ्री रोहिंग्या कोएलिशन का भी हिस्सा है, जिसे भी ग्लोबल स्टेटलेसनेस फंड से फंडिंग मिलती है। आज वह दिल्ली में रहता है। अभी वह सोशल चेंज इनिशिएटिव में फेलो है, जिसे फंड करता है ओक फाउंडेशन और अनबाउंड फिलैंथ्रोपी, जिसका सीधा संबंध सोरोस नेटवर्क से है। अब बात करते हैं रवि हिमाद्री की, जो R4R के एक और सलाहकार है। ये डेवलपमेंट एंड जस्टिस इनिशिएटिव यानी डाजी चलाते हैं, जिसकी मुहिम है भारत में जन्मे हर बच्चे को नागरिकता मिले, चाहे माता पिता अवैध घुसपैठिए क्यों ना हो। रवि हिमाद्री दी अदर मीडिया भी चलाते हैं, वही संस्था जो वेदांता स्टेरलाइट विरोध में शामिल रही है और जिसकी FCRA गतिविधियों की सरकार जांच कर रही है। R4R के एक और सलाहकार हैं डॉक्टर मोंग जानी, जो फ्री रोहिंग्या कोएलिशन के सह संस्थापक हैं। वे अक्सर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के तौर पे शामिल होते हैं। इस संस्था की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ का सीधा संबंध जॉर्ज सोरोस से रहा है। इसके अलावा R4R के सलाहकार अमल डी चिकेरा, जो श्रीलंका से हैं, ग्लोबल स्टेटलेसनेस फंड की स्टीयरिंग कमेटी में हैं और स्टिचिंग इंस्टीट्यूट ऑन स्टेटलेसनेस एंड इंक्लूजन के संस्थापक हैं। मित्रों, ये नेटवर्क, ये चेहरे और ये फंडिंग्स सब कुछ जुड़ा है एक बहुत बड़े शरणार्थी एजेंडे से, जिसका मकसद भारत की नीति को बाहरी दबाव में लाकर बदलना है। ये लोग चाहते हैं कि भारत इन रोहिंग्या घुसपैठियों को अपना ले, इन्हें सिटीजन बना दे, और फिर क्या होगा? वही होगा जो अभी आप यूरोप में होता देख रहे हैं। और ये लोग हैं जॉर्ज सोरोस और उसका नेटवर्क। ये नेटवर्क R4R को भी फंडिंग करता है। वहीं कॉलिन गोंजाल्विस और हर्ष मंदर जैसे एक्टिविस्टों से इनके कनेक्शन जग जाहिर है। ये रोहिंग्या प्रेमी गैंग का एकमात्र लक्ष्य है कि घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता मिले, और जब तक नहीं मिलती तब तक कम से कम नागरिकों जैसे अधिकार तो मिले। इस गैंग और इस पूरे नेटवर्क पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।